हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th यूनिट 2 थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जाना कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। हम आपको शुरुआती वीडियो में अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में हमने आपको बताया। अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद अगर वो फाइनेंशियल नेचर का है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, फिर उसे एनालाइज इंटरप्रेट करेंगे और देन हम उसे कम्युनिकेट कर देंगे। तो ये आपका अकाउंटिंग प्रोसेस था। इस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम अपने मन से पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर, किसी न किसी सेट ऑफ रूल पर आधारित है, बेस्ड है। और इसी प्रिंसिपल के सहारे, इसी सेट ऑफ रूल के सहारे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। तो बिना अकाउंटिंग प्रोसेस को या बिना आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जाने अकाउंटिंग प्रोसेस को आप पूरा नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो अब मैंने आपको नेचर में बताया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर में, कि वो एक सेट ऑफ रूल होता है, मैन मेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है और वो जनरली एक्सेप्टेड होता है। मतलब दुनिया भर के जो अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करते हैं। अब अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो हमारा अकाउंटिंग जो है वो डाइवर्स हो जाएगा और आप जो है अपने बिजनेस के रिजल्ट को किसी दूसरे के बिजनेस से या अपने ही रिजल्ट को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पाओगे करंट ईयर के रिजल्ट से। तो इस तरीके से आपको क्या होता है कि अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बेस्ड माना जाता है, वही आपका फाउंडेशन होता है। अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस नहीं जानते हो या अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है जिसका आपको लीगल एक्सेप्टेंस होता है, कानून के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है। अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अपनी अकाउंटिंग करते हो तो वो जो है कोर्ट के द्वारा आपका एविडेंस के तौर पे एक्सेप्टेबल है, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले हमको जानना है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, उसको हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाया था। अकाउंटिंग कंसेप्ट को जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर हम अकाउंटिंग कन्वेंशन पर आएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका कि अकाउंटिंग कंसेप्ट में जिसका आपका लीगल एक्सेप्टेंस होता है उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या है आपका सबसे पहला कंसेप्ट, इसको समझते हैं हम। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, इसमें ये कहा जाता है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो ये आप कंटिन्यू इस बिजनेस को करते रहोगे, ये बिजनेस लगातार चलता रहेगा और आपने बिजनेस ये सोच करके स्टार्ट नहीं किया है कि इसको आगे आने वाले समय में हम बंद कर देंगे, बल्कि आप ये सोच करके कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो कि ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है, ये लगातार चलता रहेगा और सालों साल चलता रहेगा और आपको बंद करने का बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है। ये मानते हुए आपको बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, सारे अकाउंटिंग को आपको करना है बिजनेस का। अगर हो सकता है कि आपको पता हो कि आगे आने वाले 6 महीने में इस बिजनेस को हमको बंद करना है, हमको कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसे बंद करना है। मान लो आपको ये आया कि दूसरा बिजनेस करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो आपको आज के डेट में ये पता है कि 6 महीने बाद मेरा बिजनेस बंद होगा, तो क्या आप अकाउंटिंग करना छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं छोड़ोगे। आप 6 महीने तक लगातार अकाउंटिंग करोगे, भले ही आपका बिजनेस 6 महीने के बाद बंद होने वाला हो, आपको ये बात पता हो, लेकिन ये मानते हुए भी कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार चलता रहेगा, आपको अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस का करते रहना है। अब आप कहोगे कि 6 महीने बाद तो बिजनेस बंद होगा, तो हम लगातार अकाउंटिंग क्यों करें, छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको पता करना है कि जब 6 महीने बाद आपका बिजनेस बंद होगा तो आपका बिजनेस प्रॉफिट में बंद हुआ या लॉस में बंद हुआ। क्या हम इस बिजनेस को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं? अगर प्रॉफिट में बंद हुआ होगा तो गवर्नमेंट को कितना टैक्स भरना है, ये सब कुछ का जानकारी आपको चाहिए होगा। अगर आप अकाउंटिंग करना छोड़ देते हो तो फिर
आपको ये सारी जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए आप जो बिज़नेस करते हो ये मानते हुए करते हो कि ये बिज़नेस लगातार चलता रहेगा, कंटिन्यूइंग चलता रहेगा और इसको बंद करने का आपका कोई उद्देश्य नहीं है। इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। थोड़ा सा दूसरे एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं, सुनने में हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन फिर भी जैसे एक इंसान जब पैदा होता है तो आप जानते हो कि उसकी मृत्यु होगी, वो मरेगा। उसकी मृत्यु चाहे 50 साल में हो, चाहे 100 साल में हो सकता है बहुत लंबी आयु हो उसकी, वो 150 साल जिए, लेकिन आपको ये पता है कि हम सब जाने वाले हैं। मतलब नियर फ्यूचर में, या फिर हो सकता है कि अपना उम्र पार करके बुढ़ापे से मरे, लेकिन हर इंसान जो दुनिया में आया है उसको जाना है। अब हम सबको ये बात पता है कि हम लोग अगर आए हैं तो हम लोग जाएंगे भी, ठीक है। अब हमको पता है कि हम लोगों को जाना है, तो क्या आप खाना पीना छोड़ दोगे? पता है ना कि जाना है। पढ़ाई करना छोड़ दो, जो भी आप दिन भर में एक्टिविटी करते हो वो सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि एक दिन जाना है। लेकिन आप ये सारा काम नहीं छोड़ते हो। आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, आप अपना एम लेके चले हो कि हमको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है, हमको बड़े होकर ये बनना है, वो बनना है। लेकिन अल्टीमेट लाइफ में क्या, एक दिन तो सबको जाना है। तो फिर ये सारे एम का क्या ज़रूरत है? ये सारी पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का, घूमने फिरने का, है ना, क्या मतलब रह जाता है लाइफ में? तो ये बात आपको सबको पता है, हम सबको, लेकिन फिर भी हम अपने दिन भर के सारे एक्टिविटी को करते हैं। हम अपने गोल को सेट करते हैं, हमें क्या अचीव करना है, हमें किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाना है, हमें क्या खाना खाना है जिससे हम स्वस्थ रहें, है ना। तो सारा काम, हमें कौन सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है, तो A to Z हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमको पता है कि हम सारे लोग एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे, लेकिन सभी सारे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो है ये कहता है कि भले ही आपका बिजनेस बंद भी होने वाला हो, लेकिन फिर भी आप इसको ये मानते हुए अकाउंटिंग करो कि ये कंटिन्यूइंग बिजनेस है। और आप बिजनेस स्टार्ट भी इसलिए करते हो। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो क्या ये सोचते हो कि इसको बंद कर देंगे? आप इसलिए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो? नहीं, आप ये सोचते हो कि इस बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ये हमारा सालों साल बिज़नेस चलेगा, हम इसमें बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, बिज़नेस को धीरे धीरे और बड़ा भी करेंगे, इसमें ग्रोथ एक्सपेंशन भी होगा और हम प्रॉफिट लगातार कमाते रहेंगे। तो ये सोचते हुए आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी ये कहता है कि आपका बिज़नेस कंटिन्यूइंग बिजनेस है और आपके बंद करने का कोई इंटेंशन इसका नहीं है। इसीलिए तो जब आप फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो, एसेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जब आप फिक्स्ड एसेट परचेस करते हो तो किसी भी फिक्स एसेट का एक लाइफ होता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, है ना। तो एक फिक्स एसेट का लाइफ होता है। मान लो कि आपने एक मशीनरी खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख आपने मशीनरी खरीदा। अच्छा, ये मशीन जब आप खरीदा तो इसको कॉस्ट पे आप जो है रिकॉर्ड करोगे बिजनेस में, जो इसका कॉस्ट होगा 1 लाख पे आपने इस मशीन को खरीदा। अब जाहिर सी बात है कि बिजनेसमैन कोई भी पैसा अपने पॉकेट से नहीं निकालता है। तो बताइए कि इस मशीन का लाइफ जो था वो 10 साल का था, 10 ईयर का लाइफ है। 10 साल के बाद ये मशीन जो है वो स्क्रैप हो जाएगा, मतलब एक तरीके से लाइफ अपना पूरा कर लेगा। उसके बाद ये काम के लायक हो भी सकता है, काम के लायक नहीं भी हो सकता है। लाइफ 10 साल का है इसका। अब बिजनेसमैन जो है कोई भी खर्च अपने पॉकेट से नहीं करेगा, बल्कि वो अल्टीमेटली अपने सामान को सेल करके कस्टमर से सब कुछ रिकवर करेगा। बिजनेस में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी उठ रहा है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी जा रहा है, बिजनेस में जो मशीनरी पर या किसी भी फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो सब कुछ को बिजनेस को अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट को सेल करके रिकवर करना होता है। इसका मतलब है कि उसका बिजनेस का एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस बिज़नेस को प्रॉफिट होगा, तभी वो बिज़नेस को चला पाएगा। तो मशीन था यहाँ पर 1 लाख रुपए का, 10 साल का इसका लाइफ था। तो डेप्रिसिएशन, अच्छा मशीन तो जो है आपका डेप्रिसिएट करेगा, धीरे धीरे उसका वैल्यू कम होगा। तो मान लो 1 साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया रखा गया स्ट्रेट लाइन मेथड से, अभी मेथड की हम बात नहीं करते हैं। 1 साल में जो मशीन डेप्रिसिएट करेगा वो 10,000 से डेप्रिसिएट करेगा, और 10 साल का लाइफ है मशीन का। तो अगर 10 साल का लाइफ है तो 1 साल का डेप्रिसिएशन अगर आप पर यूनिट कॉस्ट पे, यानी पर यूनिट पे अगर आप लगाते हो
एक 10,000 का नहीं, मतलब छोटे छोटे भागों में बांट करके एक एक यूनिट पे अगर आप डेप्रिसिएशन रिकवर करते हो तो एक साल का डेप्रिसिएशन जो मशीन पे आपका लगेगा वो यहाँ पर 10,000 रुपये का लगेगा। तो 10 साल में आपका टोटल 1 लाख रुपये रिकवर नहीं हो जाएगा। डेप्रिसिएशन लग रहा है तो मशीन का जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली एक एक यूनिट पर थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ करके आप कस्टमर से ही उसको रिकवर करोगे। तो अगर एक साल का डेप्रिसिएशन आपका 10,000 है तो 10 साल में आपका जो डेप्रिसिएशन होगा वो 1 लाख हो जाएगा। यानी आप एक तरीके से पर यूनिट पर डेप्रिसिएशन का दाम जोड़ करके आप उसको कस्टमर से रिकवर कर लोगे। तो ये मशीन का जो आपने परचेस किया इसका लाइफ 10 साल है। ये कैसे आप डिसाइड कर रहे हो सकता है कि आपका बिजनेस 6 महीने में ही बंद हो जाए, नहीं, आप 10 साल कर रहे हो और आप ये प्लान कर रहे हो कि 10 साल में जो है इस मशीन का पूरा कॉस्ट जो है हम रिकवर कर लेंगे सेल करके। तो ये आप क्यों कर रहे हो 10 साल की बातें? इसीलिए कर रहे हो कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये आपका कहता है कि आपका बिजनेस जो है कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार चलता रहेगा, इसका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए आप जो फिक्स एसेट परचेज करते हो उसका लाइफ देखते हो कि कितना साल है, 10 साल है कि 15 साल है, और डेप्रिसिएशन किस तरीके से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके उसके प्राइस को हम रिकवर कर ले। तो ये सब कुछ जो आप प्लान करते हो, डेप्रिसिएशन लगाते हो हर साल आप उस पर, तो ये सारा जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही करते हो, क्योंकि आपका बिजनेस तो ये मानते हुए करना है कि लगातार चलता रहेगा। अगर आप ये मान लो कि 6 महीने में बंद हो जाएगा बिजनेस तो आप मशीन क्यों खरीदोगे? फिर 10 साल में इसका लाइफ क्यों कैलकुलेट करोगे कि 10 साल में हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है? तो ये सब कुछ होता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस लगातार चलेगा तभी तो ये सारा आप प्लान करोगे। दूसरा कि बहुत सारी कंपनी जो है वो किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगी, क्यों करती है कॉन्ट्रैक्ट? कोई 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कोई 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो क्यों करती है? यही गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है ना कि बिजनेस आपका लगातार चलता रहेगा, इसलिए आप दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आप बैंक से लोन लेते हो कि हमसे बैंक से लोन लेना है और अपने बिजनेस का ग्रोथ और एक्सपेंशन करना है, बिजनेस को बढ़ाना है। तो बैंक का लोन तो आप एक दिन में चुकाओगे नहीं, 5 साल 10 साल में आप बैंक का लोन चुकाओगे धीरे धीरे करके। तो बैंक आपको लोन क्यों दे रही है और आप लोन क्यों ले रहे हो? इसीलिए क्योंकि आपका बिजनेस कंटिन्यूइंग बिजनेस है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कर रहा है कि कंटिन्यूइंग बिजनेस है, आप लोन लो, अपने बिजनेस का काम करो, क्योंकि आपको बिजनेस के बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसीलिए आप लोन लेते हो, किसी दूसरे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो जितना भी बिजनेस में काम हो रहा है, फ्यूचर में काम होने वाला है, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस आपका लगातार चलता रहेगा। अगर आपका इंटेंशन उसका बंद करने का होगा तो फिर आप क्यों लोन लोगे, क्यों किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करोगे? कंपनी जो है, कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है। तो वो क्या करती है? मार्केट में शेयर इशू करती है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है, मार्केट में डिबेंचर इशू करती है, और उससे पैसा कंपनी लेती है और अपने बिजनेस को चलाती है। तो जो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, वो 5 साल 10 साल के लिए डिबेंचर इशू करती है। तो क्या सोच करके कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है या शेयर इशू कर रही है मार्केट में? ये सोच के कर रही है कि हमारा बिजनेस एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार चलने वाला बिजनेस है और इसका इंटेंशन हमको बंद करना नहीं है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बैंक से लोन ले रहे हैं आप, फिक्स एसेट परचेस कर रहे हैं, इस पर डेप्रिसिएशन आप 10 साल तक कैलकुलेट कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा काम आप क्यों कर रहे हैं? तो कि आपको पता है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार चलता रहेगा। इसीलिए गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी आपका यही कहता है कि आपका बिजनेस एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है और इसका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। भले अगर हमको पता भी हो कि हम आगे आने वाले साल में अपने बिजनेस को बंद करेंगे, लेकिन ये मानते हुए आपको अकाउंटिंग करते जाना है बिजनेस का कि ये एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है। ठीक है, तो ये कहता है आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सारे पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, फ्यूचर प्लान करते हैं ताकि हमारा बिजनेस लगातार चलता रहेगा। ये हम सोच के काम करते हैं। ये बातें आपकी समझ में आए कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट आपका क्या कहता है। इसके बाद हम आएंगे आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पे। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें कंसिस्टेंसी हो, है ना, लगातार, जिस कंसेप्ट को जिसमें लगातार बने रहने की अवधारणा है उसको हम बोलते हैं आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपका क्या कहता है? कंसिस्टेंसी जो कंसेप्ट है आपका, मतलब आप जो है
एक ही मेथड पर, एक ही प्रिंसिपल पर कंसिस्टेंस रहो, मतलब लगातार आप उसी पे बने रहो। बार बार किसी अगर आप अकाउंटिंग करने का बहुत सारा मेथड होता है, अगर आप बार बार किसी मेथड को चेंज करते हो तो फिर आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को, प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को करंट ईयर से कंपेयर नहीं कर पाओगे। अपने बिजनेस के रिजल्ट को, मतलब प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो भी आपका रिजल्ट आउट होता है बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट करते हो बिजनेस का, वो अपने बिजनेस के रिजल्ट को किसी दूसरे के रिजल्ट से कंपेयर आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप ऐसे समझो थोड़ी सी बातें कि आप किसी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, आप सारी पढ़ाई आपने इंग्लिश में की है और क्वेश्चन अगर हिंदी में आ जाए तो क्या होगा? क्या आप जो है उस क्वेश्चन को ठीक से समझ पाएंगे, समझ करके ठीक से एग्ज़ाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश में, क्वेश्चन आ जाए संस्कृत में, तो क्या आप जो है उस मेथड को पिक कर पाओगे? मतलब आप पढ़ाई कर रहे थे, लैंग्वेज मान लो एक मेथड है आपका, तो आप एक मेथड से इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो और आपका जो है वो संस्कृत में क्वेश्चन आ जाए, तो क्या आप सारी बातें जानते हुए भी एग्जामिनेशन में आप अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे, या फिर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि वो संस्कृत में है, आपने पढ़ाई की थी इंग्लिश में और आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ गया संस्कृत में? तो दोनों में आपका कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन भी इंग्लिश में आएगा, तब आप आंसर कर पाओगे। यानी अगर आप एक मेथड से पढ़ाई कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन भी उसी मेथड में आना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चन अगर इंग्लिश में आएगा तो आप आंसर कर पाओगे। यानी दोनों का इक्वल होना, दोनों का सेम होना ज़रूरी है, दोनों में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई हिंदी में कर रहे हो, क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाए तो भी आपको समझने में दिक्कत होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश दोनों जानते हो, लेकिन क्वेश्चन संस्कृत में आ जाए तो एक तरीके से आप अपना जो पढ़ाई कर रहे हो मेथड ए से, आपका एग्जामिनेशन भी उसी मेथड पे, उसी फॉर्मेट पर, उसी लैंग्वेज में होना चाहिए। तब आप जा कर के एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे, आप एग्जामिनेशन निकाल पाओगे। लेकिन लैंग्वेज में अगर डिफरेंस हो जाए तो फिर आपका वो एग्ज़ाम देने में भी प्रॉब्लम होगा और समझने में भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम होगा। तो सेम चीज़ करता है कि अकाउंटिंग को करने का बहुत सारा मेथड होता है। अकाउंटिंग में हमने आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं किसी भी फिक्स एसेट पर। जैसे आप मशीन परचेज करते हो, तो मशीन आपने अभी बताया मैंने कि 1 लाख में मान लो मशीन परचेज किया, तो इस पर आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। अब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का बहुत सारा मेथड होता है और हर एक मेथड से अलग अलग रिजल्ट आता है डेप्रिसिएशन का। हम लोगों को 2 मेथड पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये 2 मेथड हम लोग को पढ़ना है और दोनों का आप देखोगे जब हम पढ़ाई करेंगे तो रिजल्ट अलग अलग आएगा। एक मेथड से कुछ और रिजल्ट आएगा, दूसरे मेथड से डेप्रिसिएशन का कुछ और आपका रिजल्ट आएगा। 2 ही मेथड नहीं होता है, और भी मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, मशीन आवर रेट मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एन्युटी मेथड, बहुत सारा मेथड है आपका। हर जब अलग अलग मेथड से डेप्रिसिएशन किसी भी फिक्स्ड एसेट पर कैलकुलेट करोगे तो उसका रिजल्ट बच्चे अलग अलग आएगा और आपको किसी एक मेथड को पिक करना है। सारे मेथड से आपको डेप्रिसिएशन नहीं करना है। अगर आप डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का एक मेथड पिक कर लिए, सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड से आप अपने एसेट को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, एसेट का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप एक मेथड को पिक कर लो और लगातार हर साल आप उसी मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। क्योंकि अगर आप मेथड चेंज कर दोगे तो फिर जो रिजल्ट है वो भी डिफरेंस हो जाएगा, और जब रिजल्ट डिफरेंस हो जाएगा मेथड को चेंज करने से, तो फिर एक दूसरे को आप कंपेयर नहीं कर पाओगे ठीक से, है ना। एक ही मेथड से अगर सब कुछ होता है तो अच्छी बात है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएट कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल, तो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को इस ईयर से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया, इस साल हमने मान लो कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से किया, अगले साल हम मशीन आवर रेट से कर रहे हैं कैलकुलेट, तो सबके रिजल्ट को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि आपने मेथड चेंज कर दिया है, तो आपका रिजल्ट को कंपेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा।
इसीलिए जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ना हो तब तक आप मेथड को चेंज नहीं करिए। आप एक बार किसी मेथड को या किसी प्रिंसिपल को चूज कर लीजिए, आप उसको चुन लीजिए और लगातार उसी के साथ बने रहिए। तो यही आपका कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि आप स्थिरता की अवधारणा, यानी आप किसी एक मेथड को पिक करिए और उसी मेथड पर लगातार अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन को या फिर जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एक ही मेथड से सारे डेप्रिसिएशन को, सारे फिक्स एसेट के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करिए। मेथड चेंज करिएगा तो रिजल्ट को कंपेयर करना भी मुश्किल हो जाएगा, आप रिजल्ट को कंपेयर ही नहीं कर पाइएगा। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पिछले साल के मुकाबले इस साल, प्रीवियस ईयर के मुकाबले करंट ईयर में आपने बेहतर परफॉर्म किया? आपके भी बच्चे रिजल्ट आता है बिजनेस का, सॉरी आपके कॉलेज का या स्कूल में जो आपने एग्जामिनेशन देते हो तो उसका भी रिजल्ट आउट होता है। आप देखोगे कि आपका जो रिजल्ट है वही आपके दोस्त का भी रिजल्ट सेम पैटर्न पर है। मतलब आपका जो मेथड से रिजल्ट है, आपका जिस मेथड से दिया गया है, सेम मेथड से आपका दूसरे का भी रिजल्ट दिया गया है। अब ऐसा हो जाए कि जो रिजल्ट आउट करना है वो किसी एक स्टूडेंट का दूसरे मेथड से, दूसरे स्टूडेंट का दूसरे मेथड से, तीसरे स्टूडेंट का किसी और मेथड से, सबका मेथड अलग अलग कर दे। अब सब आप एक दूसरे को, रिजल्ट को एक दूसरे से कंपेयर कर पाइएगा? अपने फ्रेंड का, मान लो आप है, अपने रिजल्ट को किसी दूसरे के फ्रेंड से या अपने ही किसी फ्रेंड से कंपेयर करने जाओगे तो क्या आप उसको कंपेयर कर पाओगे? आपका मेथड कुछ और है, उसका मेथड कुछ और है, तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए सबका जो रिजल्ट आउट होता है वो बिल्कुल एक मेथड से ही होता है, ताकि आप उसको कंपेयर भी कर पाओ एक दूसरे से कि हाँ मेरा नंबर तुम्हारे से ज़्यादा है। कैसे? दोनों का सेम मेथड रहेगा तब तो जो भी आपका बिजनेस में आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो, जो भी मेथड आपको पिक करना है वो एक बार आप किसी मेथड को पिक कर लो और लगातार आप उसी मेथड पर बने रहो। बार बार मेथड अगर आप चेंज करोगे तो फिर आपको अपने बिजनेस के रिजल्ट को भी कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो ये बात आप ध्यान में रखना। यही आपका कंसिस्टेंसी भी कंसेप्ट कहता है। एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या है? दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स शुड रिमेन कंसिस्टेंट। उसमें स्थिरता होनी चाहिए। एक बार आप उसे पिक कर लो तो लगातार आप उसी पे बने रहो। तो शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर, मतलब एक साल आपने जिस मेथड को पिक किया इस साल, तो लगातार आप उस पर लगातार बने रहो। तो वही यहाँ पर कहता है कि दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम 1 ईयर टू अनदर। वो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए। एक ही मेथड को आप बार बार अप्लाई करोगे, ना कि बार बार मेथड को बदल दोगे। दीज शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये ईयर टू ईयर चेंज नहीं होना चाहिए। In order to enable that management, to compare the profit and loss account and balance sheet of different period and draw important conclusion about the working of the enterprise। तो अगर आपको वर्किंग समझना है कि इंटरप्राइज किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, क्या आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आप बार बार मेथड को चेंज कर दोगे तो मैनेजमेंट जो है उसको कंपेयर नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहता है कि कंपेयर करने के लिए आपका एक ही मेथड को बार बार अप्लाई करना ज़रूरी है। हर साल आप उसी पे बने रहिए। इफ़ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन टू अकाउंटिंग पीरियड, टू अकाउंटिंग पीरियड का मतलब हो गया आपका कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, एक साल पूरा एक अकाउंटिंग पीरियड है। अगर आप हर अकाउंटिंग पीरियड में मेथड को चेंज कर देते हो, इफ़ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन टू अकाउंटिंग पीरियड, द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो आप उसको पिछले साल से कंपेयर नहीं कर पाओगे अगर आपने मेथड को या प्रिंसिपल को हर बार आप चेंज करते हो तो। क्लियर है बातें इतनी? तो सिंपल सी बात आप समझो, एक मेथड को पिक करो और लगातार उसी के साथ बने रहो। जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं होता है तब तक आपको मेथड को भी चेंज नहीं करना है।
ठीक है, तो हमने दो मेथड क्लास देख लिया, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। एक बार हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज एज्यूम दैट, क्या एज्यूम किया जाता है, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन दी फ्यूचर। तो बिजनेस जो है एग्जिस्ट करेगा, वो बना रहेगा लंबे समय तक। दी ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise। तो ये continuing enterprise है, ये मानते हुए सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है बिजनेस के अंदर। ये आपका गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है और ये आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है। दोनों में एक बार हम समझ लेते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है कि आपका बिजनेस एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है, लगातार चलता रहेगा और बंद करने का आपका कोई इंटेंशन उसका नहीं है। ये मानते हुए आप किसी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बैंक से लोन लेते हो, कंपनी शेयर एंड डिबेंचर इशू करती है। तो ये सब कुछ इसीलिए करती है क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहता है कि आपका बिजनेस एक कंटिन्यूइंग बिजनेस है और लगातार चलता रहेगा और उसका बंद करने का कोई इंटेंशन नहीं है। दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कि आप किसी एक मेथड को पिक करो, किसी एक प्रिंसिपल को पिक करो और लगातार उसी के साथ बने रहो ताकि आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को कंपेयर कर सको। अगर आप बार बार मेथड को चेंज करते हो तो आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को यानी प्रीवियस ईयर के रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर सकते हो करंट ईयर से। इसीलिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि किसी एक मेथड को पिक करना है और लगातार उसके साथ बने रहना है ताकि आप अपने बिजनेस के रिजल्ट को कंपेयर कर सके। इतनी बातें हमने आज कर ली। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे एक्रूअल कंसेप्ट के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्रूअल सिस्टम को आपका स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, तो जितना भी कंसेप्ट है आपका वन बाय वन करके हम सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्रूअल कंसेप्ट से ही सारा अकाउंटिंग हम करते हैं और इसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू।